मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करूंगी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के विषय में जो कि अक्सर हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पर राज व्यवस्था के विषय में कुछ मुख्य पॉइंट्स मैं लेकर आई हूँ। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। देखिए, राज व्यवस्था कई प्रकार का होता है। एक होता है राजतंत्र, जिसको कि कुलीन तंत्र भी कहा जाता है। राजतंत्र, ठीक। कुलीन तंत्र, राजतंत्र को कुलीन तंत्र कहा जाता है और यह आनुवंशिक उत्तराधिकार पर रहता है, यानी आनुवंशिक उत्तराधिकार पर आधारित होती है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा होगा। आनुवंशिक परंपरा के अनुसार यह चलता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अधिनायक। अधिनायकवाद में तानाशाही आती है, अर्थात तानाशाही को अधिनायक तंत्र भी कहा जाता है। और तीसरा है प्रजातंत्र, जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय है और प्रजातंत्र को अन्य कई नामों से जानते हैं। और आप लोग जानते हैं प्रजातंत्र को अन्य कई नामों से जानते हैं, तो अन्य नाम को पूछकर आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। अतः यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आप लोग तो आप लोगों को मैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ट्रिक के माध्यम से भी समझाऊंगी, डिटेल में भी समझाऊंगी। जैसे आप लोग चाहेंगे मैं वैसे आप लोगों को बताऊंगी। तो मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचती रहेगी यदि आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं यहाँ पर बात कर रही थी प्रजातंत्र को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए, संघात्मक शासन, एकात्मक शासन, संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था, ठीक, इतने नामों से प्रजातंत्र को जानते हैं। प्रजातंत्र में प्रजा वोटिंग करती है, ये आप लोगों को पता ही होगा। आगे देखिए, राज्य के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, संप्रभुता, जनसंख्या, विभाग, सरकार या सत्ता। आगे देखिए, संसदीय शासन प्रणाली को और किस नाम से जानते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को आप लोग जान रहे हैं। अभी मैंने ऊपर बताया कि प्रजातंत्र को संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है और संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। यह क्या हो गया, पांचवा नाम हो गया प्रजातंत्र का। आगे देखिए, इस प्रणाली में सांसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। आप लोग जानते हैं कि संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो संसदीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली या फिर एकात्मक शासन, संघीय शासन, ये जो भी है ये सब प्रजातंत्र में आते हैं। और प्रजातंत्र में सांसद जो होता है यह विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। सांसद नहीं, संसद कहा जाएगा, ठीक। और संसद में राष्ट्रपति, आप लोग जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति को कहा गया है। एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृतियों के लिए, कार्यपालिका आप लोग जानते हैं कि जो प्रधान होता है वह और मंत्रीगण भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये प्रत्यक्ष या स्थायी इनको इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि अन्य छोटे अधिकारी जो है कार्यभार संभालते हैं। ये कार्यपालिका का जो है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती क्योंकि ये मेन होता है, ये केवल आदेश देता है। आगे देखिए, हाँ, हमने बताया कार्यपालिका अपने समस्त कृतियों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है, यानी कार्यपालिका जो भी करेगा वो अपने संसद में जो सदस्य होते हैं उनको जवाब देगा कि ऐसा क्यों कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी विधेयक होता है तो लोकसभा राज्यसभा में पारित होकर तब वो जो है नियम बनता है या उसका कानून लागू होता है। ये सब आप लोग जानते हैं। और यदि नहीं जानते होंगे तो मैं इस पर भी डिटेल से वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन आप लोग जुड़िए तो सही, हमारे लिंक से आप लोग जुड़िए। हमारे YouTube के आसान ट्रिक नामक चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, तब मैं बताऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। आगे देखिए, इसमें कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति तक रहता है। देखिए, कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में विश्वास प्राप्ति तक रहता है, यानी विधायिका का जब तक उसे विश्वास प्राप्त होता रहेगा तब तक वह रहेगा, अन्यथा सरकार गिर भी सकती है। देखिए, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में आप लोगों को पता है केंद्र और राज्य में बांटा गया है। आगे देखिए, ब्रिटिश संसद को सांसदों की जननी कहा गया है क्योंकि ब्रिटेन से ही संसदीय व्यवस्था आई है।
ब्रिटिश में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर ब्रिटेन होगा, ब्रिटिश नहीं। ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए आगे आएगा पॉइंट्स कि क्यों नहीं है। ब्रिटेन में देखिए, ब्रिटेन में परंपराओं को बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, इसलिए लिखित जो है क्या है, कहाँ गया, हाँ, लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, देखिए भारतीय संविधान में जो प्रजातंत्र को एकात्मक शासन भी कहा गया है, आप लोग जान रहे हैं, अभी मैंने बताया। तो भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा और क्या क्या है देखिए, राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व शामिल है। और अभी हमने बताया कि ब्रिटेन में परंपराओं को बनाते हुए, को यहाँ पर आएगा, आप लोग ऐड कर लीजिएगा, बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा। ठीक है, यहाँ पर है, आना चाहिए। देखिए मैं मोबाइल से ही टाइपिंग करती हूँ और मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। अभी मैंने मोबाइल से ही नया नया शुरू किया है, लेकिन चूँकि मेरे मन में बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताने की और पढ़ाने की इच्छा थी कि जो कुछ हमने ज्ञान ग्रहण किया है, जो कुछ हमने अनुभव और एक्सपीरियंस ग्रहण किया है, वह आप लोगों में शेयर करूं ताकि आप लोग उससे लाभ उठाएं। आगे देखिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीली के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह किसने कहा? के.सी. व्हीलर ने कहा कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता, अर्थात भारत का संविधान न ज़्यादा कठोर है और न ही ज़्यादा लचीला। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। अभी सीटेट के एग्जाम में ही पूछा गया था कि भारत का संविधान कैसा है, अधिक कठोर या अधिक लचीला है, या फिर लचीला नहीं है, या न अधिक कठोर न अधिक लचीला है। तो भारत का संविधान न अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला है। देखिए इसी बात को यहाँ पर घुमा कर दिया हुआ है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता है। जरा सा भी घुमा कर अगर आ जाता है क्वेश्चन में, आप लोगों को कोई भी पॉइंट्स जब आप लोगों को मिलता है घुमा फिरा के, तो कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी घबरा जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, उसका वास्तविक अर्थ समझना पड़ता है। कोई भी पॉइंट से, कोई भी टॉपिक है, उसको यदि आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो कभी नहीं घबराएंगे और ना ही वह कभी भूलेगा। अतः कॉन्सेप्ट क्लियर होना बिल्कुल ज़रूरी है। आगे देखिए, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को शॉर्टकट में B.R. अम्बेडकर लोग कह देते हैं। देखिए B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, अर्थात B.R. अम्बेडकर ने कहा कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तंग ढांचे में अर्थात बहुत ज़्यादा कठोर नहीं बनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था, देखिए राजस्थान गलत आ गया यहाँ पर। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आगे देखिए, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। न्यायपालिका का तो कार्यपालिका पर नियंत्रण होता ही है। न्यायपालिका आप लोग जानते हैं कि जो न्यायालय से संबंधित जो भी जितने भी कार्य होते हैं सब न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। देखिए, भारत की संप्रभुता के संबंध में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। भारतीय संविधान के स्रोत देख लीजिए कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। देखिए भारतीय संविधान के स्रोत कई देशों से लिए गए हैं। जापान से देखिए क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, जो कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, संशोधन में। आगे देखिए, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। कनाडा से संघात्मक प्रणाली और अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग इत्यादि लिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र सूची इत्यादि ली गई है। देखिए, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया। भारत में चट्टानी प्रणाली का क्रम देख लीजिए, पहले धारवाड़ है, उसके बाद कुडप्पा है, फिर विंध्य है, फिर गोंडवाना है। अब इसको आप लोग ढाकू, विंगो याद कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसका क्रम याद करने के लिए ढाकू, धा से धारवाड़, कू से कुडप्पा, विंगो, विंग से विंध्य और गो से गोंडवाना, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, क्लाइव, क्लाइव जो है, लॉर्ड क्लाइव आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी शासक था और लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरे शासन के लिए जाना जाता है। बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम आप लोग सुने होंगे, यह अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदार है। चार्ल्स मैकाले, यह प्रेस पर प्रेस पर से जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटाने के लिए प्रसिद्ध है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के लिए जाना जाता है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट्स को यहाँ पर बताया है और इसी पॉइंट्स को मैं ट्रिक के माध्यम से भी लेकर आऊँगी। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पास हमारी वीडियो पहुँचने लग जाए। फिर मैं आप लोगों को कई तरह से रुचिकर बनाकर पढ़ाऊँगी, जिससे कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कम समय में समझ में आए। अतः आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।